साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। कंसर्निंग द हैश वैल्यू इन एंटी करप्शन केसेस आज बात करने वाले हैं कुछ एडवांस डिफेंस पॉइंट की और डिस्कस करेंगे क्या फ़ायदा इसका मिल सकता है आपको। टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपन चलते हैं स्क्रीन पे, एक नोटबुक और एक पेन जो है लेके बैठिएगा और एक एक बात को जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। डायरेक्टली वी आर मूविंग ऑन द स्क्रीन। आज बात करेंगे एडवांस डिफेंस पॉइंट की जो कि जुड़े हुए हैं हैश वैल्यू से प्लस एंटी करप्शन केसेस से। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये बेसिकली बैकबोन है एंटी करप्शन केसेस में डिमांड को साबित करने के लिए, या आरोपी जो है वो कनेक्टेड है इन द क्राइम उसको साबित करने के लिए। एम आई राइट? तो अगर हम बैकबोन ही क्रैक कर देंगे तो हमको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कुछ ऐसी एविडेंस पे जो कि बहुत कॉमन है इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सबसे पहले आ गया हिडन रिकॉर्डिंग, दूसरा आ गया मोबाइल चैट्स, तीसरा आ गया ट्रैप के टाइम की गई रिकॉर्डिंग्स, चौथा आ गया सीसीटीवी फुटेज, पांचवा आ गया वेरिफिकेशन के टाइम पे की गई रिकॉर्डिंग, फिर आ गया जी वॉइस सैंपल। इनका भी होना चाहिए हैश वैल्यू, क्लियर है। इसके अलावा हो गई कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसके अलावा कोई इंक्रीमेंटेशन मिल गया लैपटॉप पे या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसका एक अलग ही महत्व है। अगर हैश वैल्यू प्रोसेस ही डिफेक्टिव है, या हम साबित कर दें या स्पष्ट कर दें, तो इन दैट सिनेरियो एंटायर चेन ऑफ कस्टडी विल बी डाउटफुल। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है रेलिवेंट नहीं रहेगी। डेफिनेटली हम फायदा ले पाएंगे। सेक्शन नोट कर लो 141 BS। अगर प्रोसिक्यूशन चाहता है एविडेंस लीड करना ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फर्स्ट ये प्रूव करना होगा कि एविडेंस जो है ऑथेंटिकेट है, इसमें कोई मैनिपुलेशंस नहीं है, तभी एविडेंस लीड होगी, अदरवाइज एविडेंस लीड नहीं होगी। क्लियर है बात? अब क्या होती है मिस्टेक्स, उसको जो है अपन समझते हैं कि हैश वैल्यू को जो है निकाला गया आफ्टर डूइंग द कॉपी ऑफ द फाइल। अक्सर ये देखा जाता है कि आईओ जो है सबसे पहले रिकॉर्डिंग को सुनता है, बार बार सुनता है, फिर फाइल जो है ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद सीडियाँ बनती है या बनती है पेन ड्राइव्स, उसके बाद निकलती है हैश वैल्यू। ये प्रोसेस जो है रॉन्ग है। अगर इस तरह का प्रोसेस है तो आप आपत्ति जो है दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑडियो अंडरस्कोर 001.wav, ये एक फाइल का फॉर्मेट है। इट इज़ कॉल्ड अ वेव फॉर्मेट। ये कन्वर्ट हो गई ऑडियो अंडरस्कोर 001.mp3 में, तो इनका जो हैश वैल्यू आ जाएगा अलग अलग। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत तसल्ली के साथ फाइल को देखना। कई बार ऐसा हो जाता है कि फाइल का फॉर्मेट ही चेंज हो गया और हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए क्या एल्गोरिदम यूज़ हुआ है इसको बहुत देखें तसल्ली से आप। अगर नहीं देखेंगे अपनी फाइल को एक्सपर्ट एंगल से तो आप मारे जाओगे। एक बात दिमाग में सेट कर लेना कि देयर इज़ अ प्रिजम्पशन, ठीक है जी, इन एंटी करप्शन केसेस। अगर प्रिजम्पशन पे काम नहीं करा तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। उसको रिब्यूट करने के लिए हमारा डिफेंस आरंभ से अच्छा होना चाहिए। आराम से ही संदेह क्रिएट करते हुए चलो, आराम से ही ये बताते हुए चलो कि एविडेंस जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, इट कुड नॉट फॉर्म बेसिस फॉर द कन्विक्शन और प्रोसिक्यूशन। तो आपको जो है फायदा मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमें समझनी होगी कि नो राइट ब्लॉकर यूज्ड ड्यूरिंग सीजर। ये राइट ब्लॉकर्स क्या होते हैं इसके लिए अलग से मैंने कंटेंट लिखा है, पर अभी समझते हैं मोटा मोटा कि अगर प्रॉपर फॉरेंसिक होनी है किसी भी एविडेंस की तो इट रिक्वायर्स इधर हार्डवेयर राइट ब्लॉकर और सॉफ्टवेयर राइट ब्लॉकर। अगर ये नहीं है,
सिर्फ हार्ड डिस्क है, सिर्फ मोबाइल है, सिर्फ पेन ड्राइव है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो मेटा डेटा है उसमें बदलाव की जा सके, जो एक्सेस टाइम है उसमें जो है बदलाव की जा सके, जो टाइम स्टैम्प है उसमें जो है बदलाव हो सके, जो सिस्टम के क्रेडेंशियल्स है उसमें जो है बदलाव हो सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्या राइट ब्लॉकर यूज़ हुए थे या नहीं हुए थे। इस टॉपिक पे मैंने अलग से जो है कंटेंट लिखा है, पर अभी शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हैश वैल्यू है वो जनरेट करता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सपर्ट ही नहीं है। हैश वैल्यू के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए जो है जनरेट करेगा वो व्यक्ति जिसने एविडेंस को जो है प्रोसेस किया है। कई बार ऐसा होता है एसीडी में कि एविडेंस प्रोसेस कर रहा है परिवादी और सर्टिफिकेट जो है वो दे रहा है कांस्टेबल या डीवाईएसपी या कंसर्न इंस्पेक्टर, ये गलत प्रोसेस है। और पार्ट नंबर बी जो है वो भरेगा हमेशा ही साइबर एक्सपर्ट, और ऐसा एक्सपर्ट जिसके पास प्रॉपर जो है ट्रेनिंग है, प्रॉपर जो है वो एक्सपर्टाइज है, उसके पास प्रॉपर जो है योग्यता है, उसको ये दर्शित भी करना होगा। अगर वो दर्शित नहीं कर रहा है तो वो नॉन एक्सपर्ट है और उसके कॉम्पिटेंसी या जो अदर फैक्टर है उसके हिसाब से क्वेश्चंस को जो है रेज कर सकते हैं रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। क्लियर हो गया? तो वी नीड द प्रॉपर सर्टिफिकेशंस, वी नीड द प्रॉपर कॉम्पिटेंसी, वी नीड द प्रॉपर ट्रेनिंग, वी नीड द डॉक्यूमेंट शोइंग दैट ही इज कॉम्पिटेंट टू डील विद द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये आप जो है नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। क्या एविडेंस को प्रॉपर्ली प्रिजर्व किया गया है या नहीं? अगर एविडेंस को प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किया गया तो डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। कई बार ऐसा होता है कि जो कंसर्न सील है वो मिसिंग है, या सील का इंप्रेशन जो है नहीं बना, किधर हो गया, या उसको प्रॉपर जो है नहीं रखा गया माल खाने में, एंट्रीज जो है मिसिंग है। हर एक पॉइंट पे हम जो है डाउट क्रिएट कर सकते हैं, पर इसलिए बहुत ज़रूरी है फाइल को एनालिसिस करना, फाइल का रिव्यू करना। अगर फाइल का रिव्यू अब भी नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़े घाटे में जा रहे हो। क्लियर है? आपने 10वीं बारी का एग्ज़ाम दिया, आपने उस समय क्या किया था? आपने जो प्रैक्टिसेस थी वो करी स्कूल में, फिर करी अपने घर पे, फिर करी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, तो उससे आपका बेस बना और अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम जो है क्रैक कर पाए। समझ लो ये वही एग्ज़ाम है। अगर चाहते हो एग्ज़ाम क्रैक करना तो एक-एक पॉइंट पर स्टडी करनी है। स्टडीज़ प्रॉपर है तो निकल जाएँगे, स्टडीज़ प्रॉपर नहीं है तो मारे जाएँगे। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी आर कमिंग ऑन पॉइंट नंबर 5th कि जो डिवाइस यूज़ हुए हैं उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल जो है सीज़ किया ऑफिसर नंबर 1 ने, जो इसमें डाटा था उसको एक्सट्रैक्ट किया ऑफिसर नंबर 2 ने, और कॉपी किया किसी ऐसे सिस्टम में जिसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई आधार ही फाइल पे नहीं है। तो बेसिकली क्या है, जो चेन ऑफ कस्टडी है वो हो गई डाउटफुल एंड डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो कौन डिवाइस को हैंडल कर रहा है, कौन उसे एक्सेस कर रहा है, कौन डाटा को जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर है? हर एक पॉइंट पर उत्तर देना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। अगर नहीं देंगे तो डेफिनेटली वी कुड पॉइंट आउट द सेम एंड कुड हैव द बेनिफिट। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ कि हैश वैल्यू जो है जनरेट तो हुआ है बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये जनरेट करना है एज सुन एज पॉसिबल। अगर डिले है और कोई भी जस्टिफिकेशन रिकॉर्ड पे नहीं है, डेफिनेटली वी कुड से दैट कि फाइल्स जो है मैनिपुलेटेड है और इसका जो फ़ायदा है हम ले सकते हैं। क्लियर है? इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और कई बार ऐसा होता है, मैं आ रहा हूँ ऑन पॉइंट नंबर 7 कि आईओ जो है करता है फाइल फॉरवर्ड थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप, या कई बार डाउनलोड करते हैं फाइल को थ्रू मेल या थ्रू एनी सोशल मीडिया। तो वहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि जो डेटा है वो कंप्रेस हो गया, जो मेटा वैल्यू है इट माइट बी चेंज्ड, और वहाँ पर पॉसिबिलिटी है रिगार्डिंग द चेंज और मॉडिफिकेशन इन द टाइम स्टैम्प, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। जहाँ भी ओरिजिनल फाइल रिकॉर्ड पे नहीं आई या डेटा जो है चेंज हो गया, डिफेंस जो है इसका बेनिफिट ले लेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 कि क्या मेथड जो है यूज़ में लिए गए टू कैलकुलेट द हैश वैल्यू। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग काम में लेते हैं MD5 या SHA1, ये गलत प्रोसेस है।
इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसके बावजूद भी लिए गए हैं। आप अपनी फाइल को पढ़िए, आप जो है दाखिल कर सकते हैं ऑब्जेक्शंस। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है इन द फॉरेंसिक स्टडीज़ कि जो कंसर्न्ड फाइलें बनी, मीन्स 2 फाइलें बनी F1, F2। F2 में जो है बदलाव किए गए, इसके बावजूद भी जो हैश वैल्यू था वो सिमिलर था। इसलिए बहुत ज़रूरी है फाइल को पढ़ें और इस तरह की बातों को पॉइंट आउट करें। क्लियर है? अगर हैश वैल्यू मिसमैच है, हम सब जानते हैं क्या होगा कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फाइल का मैनिपुलेशंस हुआ है या फाइल का एडिशंस हुआ है जो कि परमिसिबल नहीं है। जब भी एविडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो उसके बेसिस पर किसी भी अक्यूज़ को जो है कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए अगर आपको पूरा का पूरा ज्ञान है और आपको मालूम है कि भाई हमें क्या देखना है और किस प्रकार जो है ऑब्जर्व करना है स्थितियों को और किस प्रकार दाखिल करना है ऑब्जेक्शंस को, डेफिनिटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि दे मस्ट डू द क्लोनिंग बिफोर द एनालिसिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हैश वैल्यू है वो निकालना ज़रूरी है ओरिजिनल फाइल का। जो ओरिजिनल फाइल है उनको डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, उसको किसी भी रूप में जो है ये कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। उसका ऐसा कोई कहते हैं ना कॉपी तैयार नहीं कर सकते हैं जो प्रीवियस से मिसमैच हो रही हो। कुल मिलाकर कोई भी मैनिपुलेशंस या जानकारी जो आधी-अधूरी है, परमिसिबल नहीं है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है कॉम्प्रोमाइज़्ड है। वी कुड चॉक आउट अ केस फॉर द इम्प्रॉपर हैंडलिंग और अल्टीमेटली जुड़ा हुआ है फेयर प्रोसेस से या फेयर इन्वेस्टिगेशन से या फेयर ट्रायल से। डेफिनिटली वहाँ पर अक्यूज़ जो है बेनिफिट ले सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दे मस्ट डू कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 63 ऑफ बीएसए। अगर कंप्लायंसेस नहीं हुआ है, डेफिनिटली वी कुड हैव द बेनिफिट। और एक पॉइंट आप और भी लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 10 में कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल ये लैपटॉप यूज़ करते हैं, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ आरटीआई लगाओ आप लोग। पूछो उनसे भाई लैपटॉप जो यूज़ किया है, सरकारी है या नहीं है? हालाँकि क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते, पर हम डॉक्यूमेंट जो है क्लेम कर सकते हैं आरटीआई में। अगर जानकारी प्रॉपर नहीं मिलती है या जानकारियाँ हैं आधी-अधूरी या कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, डेफिनिटली यू कुड हैव द बेनिफिट। जहाँ भी लिंक टूटा, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलना जो है शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर के अगर इम्प्रॉपर इनका वे है टू डील विद द एविडेंस या एविडेंस जो है प्रॉपर्ली प्रिजर्व्ड नहीं है, हैश वैल्यू जो है प्रॉपर नहीं है या एक्सपर्ट के द्वारा निकाला नहीं गया हैश वैल्यू, डेफिनिटली वी कुड हैव द बेनिफिट। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कुड से दैट हैश वैल्यू मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड एंड इट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड। क्लियर हो गया? इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने आज आपको जानकारी दी, जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एडवांस डिफेंस पॉइंट कंसर्निंग द हैश वैल्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जानकारी का जो है लाभ लेंगे। जो मैंने पॉइंट्स बताए इसको नोट डाउन करो एंड ट्राई टू अप्लाई टू योर केस। इसलिए घबराएं नहीं, केस मानता हूँ टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेट है, पर घबराएंगे, तनाव में आएंगे तो फ़ायदा वैसे भी नहीं मिलेगा आपको। इससे बिल्कुल जो है टेंशन बाहर निकाल दो। देखो सचिन भी डिप्रेशन में आया था। मैं बात कर रहा हूँ एक महान क्रिकेटर की। जब उसे कहा गया था कि आपकी हाइट छोटी है, आप शॉट जो है नहीं लगा पाओगे और आज इतिहास सामने है आपके। क्या कर दिया उस बंदे ने? उसे कहते हैं क्रिकेट का भगवान। इसलिए आपको भी जो है केस को पढ़ना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। लोग कहेंगे भाई डिस्चार्ज नहीं हो पाओगे, सज़ा खा जाओगे, हम फाइल चलाते हैं 5-10 साल, उसके बाद हाई कोर्ट ले जाएँगे। ऐसे लोगों से बचें जो प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर्ली आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। इसलिए फाइल को ऑब्ज़र्व करें, नोट्स को बनाएँ, सलाह करें एक्सपर्ट से, डिफेंस लाइन को रेडी करें एंड प्रोसीड इन योर केस। डेफिनिटली यू विल हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।